गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है नोटरी नंबर 9 कैसे भरें विदेश जाने वाले दस्तावेज की फीस और उसके नियम। जी हाँ, हम इससे ऊपर के सभी कॉलमों पे एक चर्चा कर चुके हैं और उस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नोटरी नियम 1956 के नियम 14 में जो प्रारूप XIV दिया गया है उसमें कुल 11 कॉलम दिए गए हैं, जिससे सभी नोटरी वकील को साल की जो वार्षिक विवरणी भरी जाना उसमें भरा जाना आवश्यक है। इनकी परिभाषा क्या होगी, तो 1 लगायत 8 तक की परिभाषा में बना चुका हूं और आज कॉलम नंबर 9 पे हम चर्चा करेंगे, जो कि बुक में दिया हुआ है। भारत से बाहर किसी विदेश या स्थान में प्रभावी होने के लिए आशयित कोई लिखित या ऐसे प्रारूप और भाषा में अनुप्रमाणन या अधिप्रमाणन करना जो इस स्थान की विधि के अनुरूप हो जहां ऐसा विलेख प्रचालित होना आशित है। तो आज हम सर इसकी परिभाषा पर चर्चा करेंगे, क्योंकि परिभाषा हमें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो हमें कॉलम भरने में आसानी हो जाती है, दूसरी बात है कि हमें काम करने में भी आसानी हो जाती है। जब हम किसी चीज की परिभाषा को समझ लेते हैं जो उसमें दी गई है, तो उस कार्य को करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और यदि हमें उसकी परिभाषा ही नहीं पता है तो हम उसमें कार्य किस प्रकार से करेंगे ये भी हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। तो आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक PDF के अंदर से दूंगा। आइए सर, लेट्स गो। हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। विदेश जाने के लिए वीजा प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले कागजों को प्रमाणित करना, इसकी फीस भी 200 रुपए इसमें दी गई है। जो नोटरी नियम 1956 और नोटरी एक्ट 1952 है उसमें नियम जो है 10 में दी गई है। नोटरी नियम 1956 के नियम 10 में यह कॉलम नोटरी की उस शक्ति से संबंधित है जहां वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवाह की भूमिका निभाता है। इसे कानूनी भाषा में विदेश में प्रभावी होने वाली लिखित या अनुप्रमाणन या अधिप्रमाणन कहा जाता है। इसमें नंबर 1 हम देखते हैं, विदेश के लिए दस्तावेज का प्रमाणीकरण का विस्तृत अर्थ क्या है। इसका मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट्स पहले से बना हुआ है, यहां आप थोड़ा समझना सर, एक डॉक्यूमेंट्स आप खुद तैयार करते हैं और एक डॉक्यूमेंट्स पहले से बना हुआ है। तो जो पहले से बना हुआ है वो इसके कॉलम नंबर 9 की परिभाषा में आएगा और आप खुद तैयार करते हैं वो कॉलम नंबर 8 में आएगा, जिसपे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। जो डॉक्यूमेंट्स पहले से बना हुआ है लेकिन विदेशी सरकार या संस्था उस पर तब तक भरोसा नहीं करेगी जब तक भारत का कोई अधिकृत नोटरी यह ना कह दे कि यह दस्तावेज असली है और मैंने इसे सत्यापित किया है। जब नोटरी इस पर अपनी मोहर लगाता है तो वह उस दस्तावेज को अंतरराष्ट्रीय पहचान देता है। नंबर दूसरा है सर, विस्तार से हम इसको समझ लेते हैं। वीजा और पढ़ाई के लिए दस्तावेज, एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए राहुल को उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी जाना है। जर्मनी जो एक बाहर का देश है। दस्तावेज, राहुल के पास उसका जन्म प्रमाण पत्र, डिग्री और बैंक स्टेटमेंट है। समस्या ये हुई कि जर्मनी का दूतावास राहुल से कहता है कि हमें कैसे पता है कि ये कागज असली हैं, इन्हें किसी नोटरी से अटेस्ट करवा कर लाओ। नोटरी की भूमिका भी यहाँ क्या होगी सर, राहुल नोटरी के पास जाता है, नोटरी मूल दस्तावेज की जांच करता है और उनकी प्रतियों पर अपनी विशेष मुहर और हस्ताक्षर करता है। परिणाम क्या होगा, अब यह दस्तावेज अधिप्रमाणित ऑथेंटिकेटेड हो गया है और जर्मनी का दूतावास इसे स्वीकार कर लेगा। इसमें कौन कौन से काम में आते हैं सर कॉलम में, नंबर 1 वीजा प्रक्रिया, शिक्षा, गोद लेना और व्यापार। वीजा प्रक्रिया में पासपोर्ट की कॉपी या स्पॉन्सरशिप लेटर को सत्यापित करना होता है। शिक्षा में विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए मार्कशीट और डिग्री को प्रमाणित करना होता है। गोद एडॉप्शन में यदि कोई विदेशी जोड़ा भारत से बच्चा गोद ले रहा है तो उनके दस्तावेजों का सत्यापन करना होता है। गोदीनामे का नहीं सर, क्योंकि गोदीनामा जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा 3 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और साथ ही हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 16 में भी दिया गया है कि न्यायालय गोदीनामे को सिर्फ पंजीकृत गोदीनामे को ही साक्ष्य के तौर पर स्वीकार करेगा। तीसरी चीज हो गई, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 49 के तहत वही दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य किए जाएंगे जो रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के तहत रजिस्टर्ड है, वरना उनका कोई कानूनी महत्व नहीं होगा। चौथी बात, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 5 में यह लिखा हुआ है कि यदि इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कोई गोदीनामा बनाया जाएगा तो वो शून्य होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना है, सिर्फ दस्तावेजों के सत्यापन पे मैं बात कर रहा हूं। व्यापार और विदेश, विदेश टेंडर में भाग लेने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रेशन कागजों को सत्यापित करना। अब ये कॉलम 8 से कैसे अलग है, क्योंकि इसमें नोटरी लेखक राइटर होता है, वह खुद कागज तैयार करता है। कॉलम नंबर 8 में नोटरी नियम 1956 के फॉर्म XIV का कॉलम 8 के बारे में सर मैं बता रहा हूं। कॉलम 9,
इसमें नोटरी चेकर होता है, वह पहले से बने कागज को केवल प्रमाणित करता है। पांचवा है सर, हम इसको विवरणी में कैसे भरेंगे, फॉर्म XIV की विवरणी में। तो इसको कॉलम नंबर 9 में लिखना है सर आपको, यदि आपने इससे रिलेटेड कोई कार्य किया है तो। और मामलों की संख्या में साल भर में आपने विदेश में उपयोग में होने वाले कितने दस्तावेजों का प्रमाणीकरण मतलब अटेस्टेशन किया है, आपको उसकी पूरी गिनती लगा लेना है आपके रजिस्टर में। प्रभारित फीस जो PDF है 10 झा के अनुसार इसके लिए निर्धारित फीस 200 रुपए प्रति संलग्न है। यदि आपने साल भर में 50 ऐसे दस्तावेजों पर मुहर लगाई है तो फीस वाले कलम में आपको 10,000 रुपए लिखना होंगे। सरल भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि यह कलम नोटरी की उस जिम्मेदारी का रिकॉर्ड है जिसमें वह भारत के दस्तावेजों को विदेशों में स्वीकार बनाने में मदद करता है। इसमें अक्सर एपोस्टिली प्रक्रिया के शुरुआती कदम के रूप में भी देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये आज के वीडियो में सर मैंने आपको एक छोटे से टॉपिक पे मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। ये हमारा कॉलम नंबर 9 है और ये जो मैंने जानकारी दी है आपको ई बुक PDF के अंदर से कि नोटरी वकील फॉर्म XIV कैसे भरें, ये ई बुक PDF वही है, उसी के अंदर से मैंने आपको इस परिभाषा की जानकारी दी है। इस ई बुक PDF की लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। इस ई बुक PDF में पूरा XIV फॉर्म भरने का तरीका सरल उदाहरणों के साथ बताया गया है। डेमो उदाहरण भी इसमें दिए गए हैं, डेमो फॉर्म भी दिया गया है, फॉर्म XIV भी दिया गया है। नोटरी नियम 1956 के नियम 10 में जो फीसें दी गई हैं उसका भी PDF बना के इसमें सर मैंने अपलोड कर दिया है, साथ ही उसकी सरल व्याख्या भी मैंने की है। इसी प्रकार से नोटरी नियम 1956 के नियम 14 के तहत जो फॉर्म XIV है उसमें जो बुक में जो दिया हुआ है प्रारूप उसको भी PDF बना के इस ई बुक में अपलोड किया है। साथ ही मैंने अलग से भी इसका PDF बनाया 5 पेजों में, उसकी लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उसकी प्रिंट आउट निकाल कर आप कलम से भरकर भी उसको विवरणी भेज सकते हैं। हर साल आपको जरूरत पड़ेगी, हमेशा हमेशा के लिए ये आपके लिए मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आपका टाइप का भी समय बचेगा, अशुद्धि होने का डर से भी आप बचेंगे और 1 मिनट में आप उस PDF को डाउनलोड करके फोटोकॉपी निकाल के लिट से उस कॉलमों को भर के आप दे सकते हैं। ऊपर के कॉलमों में जो जानकारी लिखना है उसमें नाम पते आपको जो लिखना है वो COP में जो लिखा हुआ है उसी अनुसार आपको लिखना है। COP के फॉर्म के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है वो भी आप लिख दें, सनद नंबर भी लिख दें, एप्लीकेशन नंबर भी लिख दें। उसके बाद ये 11 कॉलम में जो जो कार्य आपने साल भर में किए उनके आपके नोटरी रजिस्टर में आप गिनती लगा लें और उसमें भर के और उसकी जो फीस दी गई है नोटरी नियम 1956 के नियम 10 में उसका गुणा करके आखिरी कॉलम में आप लिख दें। बड़ा ही आसान है, आखिरी में नोटरी सील लगा दें और दस्तखत करके आप इसको नोटरी सील आप भेज सकते हैं। हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, इस वीडियो की इस ई बुक PDF की भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। इसके अलावा अभी अभी जस्ट मैंने जो भी वीडियो बनाए नोटरी नियम से संबंधित उसमें सभी में ये आपको 5-6 जो है महत्वपूर्ण जो ई बुक है नोटरी से संबंधित उनकी लिंक मेरे द्वारा दे दी गई है। नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलम तकरीबन 9 महीने पहले सर मैंने इस पे वीडियो बनाया था और ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी गई थी, लेकिन अब इसमें बहुत कुछ परिवर्तन हो चुके हैं इसलिए मैंने संशोधित ई बुक उसमें अपलोड कर दी है। वो लिंक इस वीडियो के नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण लिंक जो नोटरी से रिलेटेड हैं वो सभी कुछ ई बुक PDF इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा और इससे पहले जो वीडियो बनाए उनके नीचे भी उनकी लिंक को मैंने दे दिया है। 199 रुपए इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको खरीद सकते हैं। मेरे कई व्यूवर्स का ये कहना रहता है कि सर आप जो भी वीडियो बनाएं उसका PDF आप हमें जरूर उपलब्ध कराएं, तो इसीलिए सर ये PDF मेरे द्वारा बनाया जाता है और सारी जानकारी वीडियो में दे ही दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि आपको उसकी आवश्यकता है तो आप उसे खरीद सकते हैं। वीडियो के अंदर उसी के अंदर से मैं जानकारी इसलिए देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि इस PDF के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ये PDF है आपके स्वयं के उपयोग का है, किसी कोर्ट में, थाने में, कचहरी में आप इसको पेश नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर जो कानून दिया हुआ उस कानून का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी और आपको दे दूं, हमारे एक व्यूअर्स ने सवाल किया था कि क्या जो अतीत में हुआ पारिवारिक बंटवारा उसकी नोटरी की जा सकती है। तो जी हाँ सर, उसकी नोटरी की जा सकती है, लेकिन वो सिर्फ एक सत्यापन होगा। क्यों? क्योंकि पारिवारिक बंटवारे में जो उनका आपसी बंटवारा हुआ है और जो उनके हक का जो विभाजन हुआ है जिससे हर व्यक्ति को, हर हिस्सेदार को एक टाइटल प्राप्त हुआ है, वो पहले हो चुका है। तो आप जिस दस्तावेज की नोटरी कर रहे हैं वो सिर्फ एक साक्ष्य के बतौर है कि हाँ ये दस्तावेज इन लोगों के द्वारा लिखा गया। वो उसको सादे कागज पर भी लिख सकते हैं, लेकिन अक्सर उसमें विवाद होने की संभावना रहती है।
लेकिन उसका सत्यापन किया जा सकता है। इस पे मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। जस्ट मैंने पूरी ई बुक भी तैयार की है काफी डिटेल के साथ, और उसके ऊपर मेरा अभी पूरा चेकिंग चल रहा है, पूरा रिसर्च चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का लैंडमार्क जजमेंट भी मैं रोशन सिंह का एक उसमें आपके लिए लेकर आया हूं, और उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इस टॉपिक पे लगातार बनाऊंगा। काफी वीडियो उस पर मैंने सर्च किए हैं, काफी क्योरी मैंने की है, बहुत से लोगों के सवाल है इस मुद्दे पे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेके आने की तैयारी में हूँ। और आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।